बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से आपकी खैरियत नेक मतलूब है। आप तमाम भाइयों का बेहद मशकूर हूँ कि आपने मेरी कहानियों को सराहा और मुझे इज्जत बख्शी। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि जब तक मेरी ज़िंदगी है या कि जब तक मुझ में हिम्मत है, मैं आप लोगों की दिलचस्पी का बायस बना रहूँगा और मैं कभी भी आपको नाराज़ होने का वक्त मुहैया नहीं करूँगा। इस कहानी की इससे पहले आप 39 किस्तें सुन चुके हैं। अब 40वीं किस्त मुलाहिजा फरमाएं। अगर चाहो तो जाकर इस वाक़े की रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश कर लेना। मैंने उसके गिरबान को झटका देते हुए कहा, लेकिन जाने से पहले अपने कफन दफन की तैयारी मुकम्मल कर जाना, क्योंकि थाने से वापसी पर शायद तुम जिंदा घर न पहुंच सको। उधर तुम थाने की दहलीज पर कदम रखोगे और उधर मुझे इल्म हो जाएगा। मैंने उसे घर के खुले दरवाजे की तरफ धकेल दिया। नजदीक खड़ी हुई औरतों ने फौरन उसे संभाल लिया और सहारा देकर अंदर ले जाने लगी। मैंने बड़ी बी की तरफ मुड़ते हुए कहा, जाओ जाकर बरखुद्दार की मरहम पट्टी और हड्डियां सेंकने का बंदोबस्त करो। सुबह तक शायद इसे अंदाजा हो सके कि उस बूढ़े आदमी को इसकी मार पीट और गालम गलोच से कितनी तकलीफ पहुंची होगी। मैं तेजी से मुड़ा और बगली लान के झाड़ झंखाड़ से गुजरता हुआ पीछे की तरफ चल दिया। मैं पीछे पहुंचा तो ये देखकर हैरान रह गया कि बड़ी बी ज़ेबुन्निसा अपनी सीढ़ियों में खड़ी थी। उन्होंने लपक कर मेरी बलाएं ली और कदरे हैरत से बोली, तुम कौन हो बेटा? तुम तो हमारे लिए फरिश्ता रहमत बनकर आ गए। तुम शायद आतिश साहब की शनासा हो। मैंने एक मरतबा तुम्हें उनके साथ देखा था। जी हाँ, मैं उनका दोस्त हूँ। मैंने किसी किस्म की गर्मजोशी का इजहार किए बगैर कहा, आप मुझे फरिश्ता रहमत वगैरह हरगिज़ करार न दें। मैं तो बड़ा गुनहगार सा इंसान हूँ। मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया। मैं तो बस अपनी फितरत से मजबूर हूँ। कमज़ोर पर जुल्म होते नहीं देख सकता। बड़ी बी गुलगेर लहजे में बोली, अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। तुम ज़रा मेरे घर में तो आओ, कुछ देर बैठो, मुझे खिदमत का मौका दो, खाना खाओ, चाय पियो। उनके अंदाज की सादगी पर मुझे हंसी आते आते रह गई। तब मैंने अपने लहजे की रुखाई और संजीदगी बरकरार रखते हुए कहा, मेरे पास वक्त भी नहीं है और चाय या खाने की मुझे तलब भी नहीं है, फिर किसी वक्त सही। मैं उनसे बाजू छुड़वा कर आगे बढ़ने लगा तो वो जल्दी से 2 कदम आगे होकर बोली, अगर उस बदमाश ने दोबारा हम बूढ़ों और कमज़ोरों को बदमाशी दिखाई तो क्या होगा? ऐन मुमकिन है कि मार खाने के बाद दोबारा वो मुश्तिल हो जाए, कोई खतरनाक कदम उठा जाए। जिंदगी और मौत खुदा ताला के हाथ में है बड़ी बी, मैंने तेजी से कहा। अगर खुदा को मंजूर हुआ तो शायद मैं आइंदा भी आपकी मदद के लिए आन पहुंचूंगा। वैसे आपको मेरी मदद पर इस हद तक तकिया भी नहीं करना चाहिए। आखिर आपने इतनी जिंदगी भी तो मेरी मदद के बगैर ही गुजारी है। कोई आपका बाल भी बिका नहीं कर सका। आइंदा भी अगर खुदा ताला को मंजूर हुआ तो कोई आपको ज़रा सा भी गुज़र नहीं पहुंचा पाएगा। मैं ये कहकर आगे बढ़ गया। बड़ी बी वही हक्का बक्का खड़ी थी। शायद उन्हें मुझसे इतनी दरविशाना गुफ्तगू की तवक्को नहीं थी। ऊपर आकर मैंने देखा बड़े मियाँ उठकर कुर्सी पर बैठ चुके थे और तशवीश ज़दा अंदाज में दरवाजे ही की तरफ देख रहे थे। उन्होंने मेरा सरतापा जायजा लिया और गालबन ये देखकर इत्मीनान की सांस ली कि मेरे हुलिये में कोई ज़्यादा बेतरतीबी या टूट फूट के आसार नहीं थे, जिससे उन्होंने यकीनन यही नतीजा अखज़ किया होगा कि मैं मारपीट और खून खराबे से महफूज ही रहा हूँ। मैं तो हंगामे की आवाज़ पर कान लगाए बैठा था। वो गहरी सांस लेकर बोले और इतनी देर में मेरा आधा खून सूख गया। कोई हंगामा नहीं हुआ, मैंने चारपाई पर बैठते हुए कहा, और आपको खून सुखाने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। मैंने प्यार से उनको समझाया है। मुझे यकीन है कि अब वो कभी आप लोगों के साथ बदतमीज़ी नहीं करेंगे। अब आपको उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। डरता कौन कम वक्त है? आतिश देहलवी कराह कर बोले, मैंने तो दुनिया की हर चीज़ से डरना छोड़ दिया है। मौत का भी मुझे तो अब कोई खौफ नहीं रहा, लेकिन ये जो चोट वगैरह की तकलीफ होती है ना, ये मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। खसूसन कोई ऐसी चोट जो मुझे बिस्तर पर लेटने पर मजबूर कर दे। ख्वाम बिस्तर पर लेटे रहना मेरे बस की बात नहीं। चंद घंटे की नींद से कताए नज़र मैं सिर्फ उस बिस्तर पर लेटना चाहता हूँ जब मुझे मौत आ रही हो। अचानक उन्हें जैसे कुछ याद आ गया। चौंक कर शक ज़दा सी नज़रों से मेरी तरफ देखते हुए बोले, क्या तुमने वाकई प्यार से मंजूर को समझाया था? और क्या वाकई उसने तुम्हारी बात सुन ली थी? हाँ, आप उसकी फिक्र न करें, मैंने कहा, और इत्मीनान से सोएं। मैं अब चलता हूँ। यकीन तो नहीं आ रहा कि उसने प्यार से तुम्हारी बात सुन ली होगी। बड़े मियाँ खुद कलामी के से अंदाज में बुड़बड़ाने लगे। खैर, सुबह मालूम हो जाएगा। फिर जैसे वो चौंक कर बोले, अरे भाई बैठो, कहाँ जा रहे हो? अभी तो मैं तुम्हें खत का जवाब भी लिख कर दूंगा। मेरा जिस्म मजरूब है, मेरे ख्यालात तो मजरूब नहीं। रहने दें आतिश साहब, मैं इतना खुद गर्ज भी नहीं हूँ। खत 2 दिन बाद भी लिखा गया तो कोई हर्ज नहीं। मैंने कहा, अच्छा अगर तुम्हें मेरी हालत पर इतना ही तरस आ रहा है तो यूं करो कि मैं बोलता हूँ, तुम लिखते जाओ।
इस तरह मुझे कोई जहमत नहीं होगी। बड़े मियाँ बोले। बिलाकर मुझे उनकी बात मानना पड़ी। उन्होंने पहले राहिला का खत पढ़ा और फिर चंद लम्हे सोचने के बाद जवाब लिखवाना शुरू कर दिया। जवाब क्या था? खूबसूरत लफ्ज़ों का एक दरिया था जो नहायत रवानी से बहता आ रहा था। उस तकलीफ के आलम में भी उन्होंने मुझे खत जो लिखवाया था उसे मुकम्मल करने के बाद मैंने पढ़ा तो दाद दिए बगैर न रह सका। खत डिक्टेट कराने में भी उनके अंदाज की वो खूबसूरती बरकरार थी जो उनके अपने हाथ से लिखे हुए खतों से झलकती थी। घर आकर मैंने हस्बे मामूल उस खत को ज़्यादा खूबसूरती और नफासत से नकल किया और खूबसूरत लिफाफे रखकर सुबह पोस्ट कर दिया। मेरी साइड बिजनेस वाली स्कीम कामयाब रही थी, यानी बिजनेस कासिम खान का था और साइड मेरी। उसके माल की दरआमद बरामद के साथ साथ मेरा माल भी इधर से उधर हो रहा था और कासिम खान को कानो कान खबर नहीं थी। अपने कारिंदों की खिदमत से फ़ायदा उठाने में उसका जवाब नहीं था और उसके अतमाद से फ़ायदा उठाने में मेरा कोई जवाब नहीं रहा था। मैंने माल की नकलो हमल का इंतज़ाम इस तरह अपने हाथ में ले लिया था कि मेरे साथ जाने वाले पुराने और काबिल एतबार कारिंदों को भी इल्म नहीं होता था कि कितना माल आएगा, किस पार्टी को जाएगा, रकम की वसूली कब, कहाँ और कैसे हो चुकी है या होगी। इसके अलावा मैंने अपने माल के लिए मार्केट ही अलग बनाई थी। मैं अब भी उन लोगों को ही माल दे रहा था जिनका कासिम खान से कोई वास्ता नहीं रहा था और ना ही आइंदा कोई राब्ता पैदा होने की तवक्को थी। मेरी जमा पूंजी में रोज़ बरोज़ इजाफा ही होता जा रहा था। कमीशन की रकम तो मेरे अकाउंट में जा रही थी जो कासिम खान के इल्म में था और जिसकी एक कानूनी शक्ल मौजूद थी, लेकिन साइड बिजनेस की रकम मेरे पास नकद जमा हो रही थी जिसका कुछ हिस्सा एक बैंक के लाकर में रखा था और कुछ रकम मेरे पास मौजूद थी। मैं अब अपने आप को छोटे मोटे दौलतमंदों में शुमार करता था। मेरी तरक्की की रफ्तार तसल्ली बख्श बल्कि कुछ तेज ही थी। गो कि अभी मैं कोई बड़ा सरमायादार तो नहीं बना था, लेकिन सच्ची बात यह है कि मैंने कभी इतनी रकम का भी तसव्वुर तक नहीं किया था जितनी मेरे पास जमा हो चुकी थी। मैं अब अपने आप को बेहद पुरएतमाद महसूस करने लगा था और साथ ही मेरे दिल में मजीद दौलत हासिल करने की ख्वाहिश जड़ें पकड़ती जा रही थी। शायद दौलत चीज़ ही ऐसी है, एक बार आनी शुरू होती है तो फिर उसमें इजाफा करने का शौक बढ़ता ही चला जाता है। मुझे अब कुछ उम्मीद हो चली थी कि वो वक्त शायद आ ही जाए जब मेरा शुमार भी अच्छे भले सरमायादारों में हो सकेगा। मैंने कहीं अंग्रेजी में किसी गैर मुल्की ताजर का कौल पढ़ा था कि आजकल की तेज़ रफ्तार कारोबारी दुनिया में सिर्फ पहला मिलियन कमाना मुश्किल होता है, उसके बाद तो रकम से रकम बनती चली जाती है। चुनाचे मैं अब उस धुन में लग गया था कि किसी तरह मेरा पहला मिलियन पूरा हो जाए। 10 लाख रुपया चंद साल पहले तक मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा था। मैंने कृष्ण चंद्र के एक अफसाने में भी इस किस्म की बात पढ़ी थी। बम्बई के पस मंज़र में उन्होंने लिखा था कि यहाँ रुपए की मिसाल बर्फ़ के गोले की सी है। बर्फ़पोश पहाड़ की चोटी से एक बार बर्फ़ का गोला लटकाओ तो नीचे पहुँचने तक वो इतना बड़ा हो जाता है कि अकल दंग रह जाती है। रास्ते में वो न जाने कितनी बर्फ अपने साथ लिपेटता हुआ ले जाता है। यही हाल रुपए का है। एक बार बहुत सा रुपया बम्बई के बाजार में फेंकिए और फिर उसके बढ़ने का तमाशा देखिए। मुझे मालूम था कि मेरे पास अगर 1 मिलियन पूरा हो भी गया तो वो ब्लैक मनी होगी। उसे अलल-इलान किसी जायज़ कारोबार में लगाना मेरे लिए एक मसला होगा, लेकिन इस मसले के सिलसिले में मैं कुछ ज़्यादा फिक्रमंद नहीं था। असल मसला तो मेरे ख्याल में दौलत का आना था। उसका ब्लैक या वाइट होना बात का मसला था। ब्लैक को भी वाइट होते क्या देर लगती है? आखिर ये बड़े बड़े मालियाती मशीर, बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले कानूनदान किस लिए हैं? उनमें से कोई ना कोई मशवरा देने वाला, राह सुझाने वाला मुझे भी मुयस्सर आ सकता था। और फिर मैं कासिम खान से भी बहुत कुछ सीखता जा रहा था। वैसे भी मेरे ख्याल में दौलत का कोई रंग नहीं होता, ब्लैक ना वाइट। अगर कोई रंग होता भी है तो बस सुनहरा होता ही, जिसकी चकाचौंध आंखों को खैरा कर देती है। इस दौरान मेरा कई बार कराची जाने को जी चाहा, लेकिन शुरू में तो मसरूफियात ज़्यादा रहीं और कुछ अपने पाँव मजबूत करने की धुन रही। बाद में कई बार मैंने राहिला को फ़ोन किया और उस इरादे का इजहार किया कि मैं चंद दिन के लिए कराची आना चाहता हूँ, तो उसने मुझे मना कर दिया। उसने बताया कि वो एमए फाइनल के इम्तिहान की तैयारी कर रही है और बड़ी संजीदगी से दिन रात पढ़ाई में मसरूफ़ है, इसलिए मुझे ज़्यादा वक्त नहीं दे सकेगी। जाहिर है इस सूरत में मेरे जाने का कोई फ़ायदा नहीं था। कई बार इस सिलसिले में बात होने के बाद बिलाकर मैंने अपना प्रोग्राम चंद माह के लिए मुलतवी कर दिया। इन चंद महीनों में मेरी दौलत में कुछ और इजाफा हो गया था। राहिला से खतो किताबत उसी जोशो खरोश से जारी रही। जोशो खरोश मेरी तरफ से ही ज्यादा था। राहिला के खत आम तौर पर मुख्तसर और सीधे सादे होते थे, लेकिन जाहिर है उसमें उसका कोई कसूर नहीं था। वो कोई मेरी तरह किसी मंजे हुए अदीब से तो खत नहीं लिखवाती थी। वो खुद फ़ोन पर एक बार कह चुकी थी, अफजल मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने खूबसूरत खत लिख सकते हो। तुम्हारा हर खत पढ़कर मैं कैफो सुरूर और हसीन ख्वाबों की दुनिया में खो जाती हूँ। मैं इन खतों का शान शान जवाब तो नहीं लिख सकती। मेरा तो दिल चाहता है कि जवाब लिखा ही ना करूं, बस इन खतों को पढ़कर
ही लुत्फ अंदोज होती रहूं। उस पर मैंने बुखलाकर कहा था, ऐसा कभी सोचना भी मत, ख्वाह तुम कैसा ही जवाब लिखो लेकिन लिखो जरूर। मुझे मालूम है कि उन सादा अल्फाज के हक में कैसे मतनू और हसीन जज्बात पिन्हा होते हैं। उस वक्त मुझे एक लम्हे के लिए शर्म सी भी महसूस हुई थी कि मैंने राहिला को एक गैर मुतल्लक शख्स के लिखे हुए अल्फाज के सहर से मुतासर किया था, लेकिन दूसरे लम्हे मैंने अपने आप को समझा बुझा लिया था कि उन खतूत में जज्बात तो दर हकीकत मेरे ही थे और अल्फाज भी कमोपेश मैं वही इस्तेमाल करना चाहता था जो आतिश देलवी मुझे लिख कर देते थे। बात सिर्फ इतनी थी कि मुझे लिखने का सलीका नहीं आता था। मजीद चंद माह गुजर चुके तो राहिला की तरफ से खतों का सिलसिला मुनक़ता हो गया। काफ़ी दिन के इंतजार के बाद मैंने कदरे वहशत के आलम में फ़ोन किया तो पता चला कि बात कोई ख़ास नहीं थी, बस उसके इम्तिहानात शुरू हो चुके थे। वो एक ही सांस में मुझे अपनी तमाम मसरूफियात की तफसीलात बताती चली गई थी। फिर असल मौजू पर आई। आजकल और किसी भी बात का होश नहीं है हफ़ी, वो अपनी मखसूस खनकदार हंसी के साथ बोली। बस ज़बरदस्त लिखाई पढ़ाई हो रही है। मैं पढ़ाई के मामले में कभी इतनी सीरियस नहीं थी, लेकिन अब एक तरह से डैडी के साथ मेरी ठन गई है। मैं उन पर साबित करना चाहती हूँ कि मैं सिर्फ सैर सपाटों और दंगो फसाद में सबसे आगे रही हूँ, बल्कि पढ़ाई में भी अपनी बर्तरी साबित कर सकती हूँ। वो जब प्यार से मुझे अफ़ी कहती थी तो मैं सारे गिले शिकवे भूल जाता था। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, चलो ठीक है, तुम इत्मीनान से पेपर्स दो, मैं इस दौरान तुम्हें फ़ोन भी नहीं करूंगा ताकि तुम्हारी यकसोई में कोई फ़र्क ना आए, लेकिन ख़त लिखना मत छोड़ना। उसने मेरी बात काटते हुए फ़ौरन तलकीन की, ख्वाह मैं जवाब दूं या ना दूं, लेकिन तुम ख़त लिखते रहना। तुम्हारे खतूत से मेरी ज़हनी यकसोई में कोई खलल नहीं पड़ेगा, बल्कि उन खतूत से मुझे नया हौसला मिलेगा। उन्हीं की बदौलत मेरे सीने में एक शोला सा रक्सां रहता है। कैसी अजीब बात थी कि वो खतूत उस शख्स के लिखे हुए थे जिसकी अपनी जिंदगी में वलवले की चिंगारी भी बाकी नहीं थी। ठीक है, मैं खत हस्बे मामूल लिखता रहूंगा, मैंने अपने ख्याल से चौंकते हुए कहा। तुम्हारे इम्तिहानात खत्म हो लें फिर मैं कराची आने का प्रोग्राम बनाऊंगा, फिर भी शायद तुम्हें आने की जरूरत न पड़े। उसने एक बार फिर खनकदार सा कहका लगाया और मेरे कानों के करीब जैसे जलतरंग बज उठे। वो बात जारी रखते हुए बोली, मेरे इम्तिहानात खत्म होते ही शायद हमारा पूरा कुंबा ही चंद दिनों के लिए लाहौर आए। डैडी तो शायद सिर्फ एक दिन को आएंगे, लेकिन हम लोग ज्यादा से ज्यादा दिन रहने की कोशिश करेंगे। इस बार तुम हमें लाहौर की सैर कराना, क्यों नहीं? मेरी धड़कन कुछ तेज हो गई थी। तुम आओ तो सही, लाहौर का गोशा गोशा तुम्हें दिखाएंगे। बेशतर गोशे इत्तफाक से हमने पहले ही देखे हुए हैं। वो हंस कर बोली, लेकिन जब गाइड के फ़राइज़ तुम अंजाम दोगे तो हर चीज़ में एक नयापन और खूबसूरती आ जाएगी। मजीद चंद मिनट इसी किस्म की गुफ्तगू के बाद बिल लाकर हमने एक दूसरे को खुदा हाफिज कहा और सिलसिला मुनक़ता कर दिया। काफ़ी अरसे से मेरी उस किस्म की टेलीफोन कॉल्स की वजह से बिल हज़ारों रुपए आ रहा था, लेकिन आजकल मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं थी। आजकल माल भी उसी रफ्तार से आ रहा था, इसलिए अखराजात में थोड़े बहुत इजाफे की कोई फिक्र नहीं थी। वैसे भी जहाँ मुहब्बत का खाता चल रहा हो वहाँ तो मुफलिसी में भी उस किस्म के अखराजात की परवाह नहीं होती। आदमी हर हाल में उन्हें पूरा करता है, ख्वाह कर्ज लेकर ही करे और ख्वाह बाद में जूते ही खाए। इश्क में आदमी वाकई दीवाना होता है। मेरे पेशे में इंसान को फुलादी असाब की ज़रूरत होती है। मेरे असाब फुलादी ही थे, लेकिन कभी कभी वहमो अंदेशों और इज़्तिराब का बोझ उन पर बढ़ जाता था। ऐसे में राहिला से चंद मिनट की गुफ्तगू मुझे पुरस्कून बना देती थी। दिल को जैसे करार सा आ जाता था। सीने में भड़कता हुआ बेइत्मीनानी का आतिश फशां कुछ सर्द सा पड़ जाता था। चंद दिन से अलबत्ता रावी कुछ चैन दिख रहा था। कासिम खान कराची गया हुआ था, वहाँ से उसे अमेरिका के लिए फ़्लाइट पकड़नी थी। वो चंद दिन पहले ही चला गया था। कराची में उसे कुछ काम थे और सेठ वाहिद से भी मिलना था। अपने इस दौरे का मकसद भी उसने मुझे नहीं बताया था। मुल्क से बाहर बल्कि बाज़ औक़ात शहर से बाहर जाते वक्त भी वो मुझे इशारतन भी नहीं बताता था कि वो किस चक्कर में जा रहा है। मुझे भी कोई परवाह नहीं थी। इस मर्तबा तो मैं उस चक्कर में था कि उसकी अदम मौजूदगी में अपने माल की ज़रा बड़ी खेप ले आऊँ। मैंने इंतज़ामात भी मुकम्मल कर लिए थे, लेकिन बस फिर मैंने तजब्जब के ही आलम में दिन गंवा दिए। असल में मुझे मेरे एक मुखबर ने इतला दी थी कि आने वाले चंद दिन हमारे रूट के स्मगलरों के लिए ख़तरनाक हैं, इसलिए मैं आराम से घूम फिर कर दिन गुजार रहा था। मेरे अंदाजे के मुताबिक कासिम खान अमेरिका पहुंच चुका था। इस बार वो कोई ख़ास काम मेरे ज़िम्मा नहीं लगा गया था। इस दौरान कुछ लोगों के तवस से मेरी मुलाकात कराची की एक पार्टी से हुई जो खासी भारी मिकदार में एक पड़ोसी मुल्क से कोकीन मंगवाना चाहती थी। इन दिनों हिरवन का नाम भी शायद किसी ने सुना हो, हत्ता कि हमारी लाइन का भी कोई आदमी ही इस खौफनाक चीज़ के बारे में थोड़ी बहुत तफसील से आगाह था। जदीद तरीन नशा कोकीन ही का था और हमारे खित्ते में इसका कारोबार अरूज की तरफ मायल था। ताहम मुल्क में उसकी खेप बराए नाम थी, ज़्यादातर बाहर ही जा रही थी। मुझे मालूम था कि कोकीन कहाँ कहाँ तैयार हो रही है और उसके हसूल के ज़राए क्या हैं, हमें माल देने वाली कौन सी पार्टी ये काम कर रही है। हत्ता कि मुझे ये भी मालूम था कि पड़ोसी मुल्क की एक दवासाज फैक्ट्री भी उस काम में मुलव्वस थी।
कोकीन तैयार करना गोया इस फैक्ट्री का पार्ट टाइम बिजनेस था। मुझे ये भी मालूम था कि आजकल सबसे ज्यादा फायदा उसी में था। पार्टी की पेशकश बहुत ही पुरकशिश थी, लेकिन डिलीवरी वो कराची में चाहते थे। इसमें रिस्क ज्यादा था। एक तो मैंने उसलिए हामी नहीं भरी, दूसरे न जाने क्यों कोकीन के काम में हाथ डालने को दिल ही नहीं चाहा। मंशियात में से अब तक मैंने सिर्फ शराब स्मगल की थी, उसके अलावा कभी अंदरूने मुल्क या बैरून मुल्क से किसी किस्म की मंशियात इधर से उधर करने पर तबीयत आमादा नहीं हुई थी। ये लाइन ही अलग थी। कासिम खान ने भी अभी तक इस लाइन में हाथ नहीं डाला था, लेकिन मुझे मालूम था कि मुस्तकबिल करीब में उसका इरादा जरूर है। मैं फैसला नहीं कर सका था कि उसके बाद उसका और मेरा साथ बरकरार रहेगा या नहीं। मैं कितना ही बुरा आदमी सही, लेकिन मेरे अंदर शायद किसी न किसी कोने खुदरे में एक अच्छे आदमी की रूह जरूर मौजूद थी, ख्वाह कितनी ही कमजोर रूह से ही, लेकिन बहरहाल वो अभी सांसें ले रही थी। नाजायज धंधों में भी मैं अपनी एक थोड़ी सी शान बरकरार रखने का ख्वाहिशमंद था। मैंने बाज नशेबाजों की ऐसी बुरी हालत देखी थी और उनकी वजह से बाज ऐसे खूबसूरत घराने को उजड़ते देखा था कि मंशियात से मेरे दिल में नफरत सी बैठ गई थी। मैं लोगों के घरों को उजाड़ने में हिस्सेदार नहीं बनना चाहता था, और उधर आलम यह था कि ऐसी ऐसी मंशियात ईजाद हो जा रही थीं जिसके सामने शराब का नशा कुछ नहीं था। मेरी तबीयत के बरक्स मेरी लाइन के ज्यादातर लोगों का रुझान मंशियात की तरफ था, क्योंकि ये चीज़ें हुजम में कम होती थीं, जिसकी वजह से उनकी नकलो हमल में आसानी रहती थी। कीमत बहुत ज़्यादा मिलती थी, इसलिए बहुत से अनासर के लिए ज़्यादा भारी रकमों की गुंजाइश निकाली जा सकती थी। इतनी बड़ी रकमें जिन्हें देखकर बड़े बड़े पारसा भी डोल जाते थे। आने वाले चंद दिनों में मुझे अंदाजा हुआ कि इस पार्टी को इनकार करके मैंने अच्छा ही किया था। शायद कुदरत मुझे किसी बहुत बड़े नुकसान से बचाना चाहती थी। जैसा कि मैं एतराफ़ कर चुका हूँ कि मैं कोई अच्छा इंसान नहीं, लेकिन शायद मेरे अंदर छुपे हुए उस कमज़ोर से अच्छे इंसान के वजूद की खुशबख्ती थी कि कुदरत मुझ पर मेहरबान ही रहती थी। उस पार्टी से मुलाकात और आने वाले दिनों के वाक़यात का आपस में कोई ताल्लुक तो नहीं, लेकिन उनमें एक चक्कर मुश्तरक था, और वो था कोकीन का चक्कर। उस इत्तेफाक पर भी मुझे कुछ कम हैरत नहीं थी। हुआ यह कि उस रोज़ मैंने सुबह आंख खुलते ही हस्ब आदत करीबी तबाही की तरफ हाथ बढ़ाया। मुलाजिम सुबह ही गेट के करीब पड़े हुए 2 अखबार लाकर उसे तबाही पर रख देता था। मैंने एक अखबार उठाया और आंखें मलते हुए सफ़ा अव्वल की मोटी मोटी सुर्खियों पर नजर उड़ाई। एक सुर्खी पढ़कर मुझे हैरत का इतना शदीद झटका लगा कि मैं बेड से गिरते गिरते बचा। नींद का खुमार यकलक ही मेरे जहन से उतर गया और मैं चीते की तरह चौकन्ना होकर बैठ गया। होशो हवास पर काबू रखते हुए मैंने दोबारा सुर्खी को बगौर पड़ा। मुमताज पाकिस्तानी ताजर कासिम खान न्यूयॉर्क के हवाई अड्डे पर गिरफ्तार। कई पाउंड कोकीन बरामद। न्यूयॉर्क पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक मुलजम की ये कोकीन स्मगल करने की दूसरी कोशिश थी। एक बार वो कोकीन न्यूयॉर्क ले जाने में कामयाब हो चुका है, मजीद इंकिशाफात की तवक्को है। खबर के मतन में खासी तफसील मौजूद थी, लेकिन मेरे लिए सुर्खियां ही काफ़ी थी। खबर के साथ कासिम खान की तस्वीर भी मौजूद थी। खबर में डेट लाइन न्यूयॉर्क ही की थी। ये खबर उस अखबार के अपने ही नुमाइंदे ने भेजी थी जो न्यूयॉर्क में मुकीम था। खबर पढ़कर मैं काफ़ी देर तक सख्ते किसी कैफियत में बैठा रहा। हैरत मुझे बहुत सी बातों पर थी। एक तो इस बात पर कि कासिम खान पिछले कुछ अरसा से मुझे गैर जरूरी तौर पर मुस्तैद और मुस्तरिब नजर आ रहा था, लेकिन मुझे शुबा तक नहीं हुआ था कि वो किन चक्रों में है, और मालूम नहीं उसने किसी और को भी इन चक्रों में शरीक किया था या नहीं, और उसे खुद माल ले जाने की क्या जरूरत थी जबकि घरों में उस मकसद के लिए 2-3 मौजू कारिंदे मौजूद थे। एक मुझे इस बात पर भी हैरत थी कि यह खबर अखबार तक पहुंच गई थी और शाया भी हो गई थी, मगर उससे पहले पुलिस वगैरह को कुछ इल्म नहीं था। अगर पुलिस या किसी और सरकारी इदारे को कोई इतला होती तो कोई ना कोई जरूर कासिम खान की बीवी सलमा से राब्ता कायम करता, और सलमा को इतला होती तो मुझे भी हो जाती। सलमा को जाती तौर पर भी न्यूयॉर्क से कोई इतला नहीं आई थी। ये बड़ी हैरत की बात थी। मुझे यकीन था कि उसके सर पर भी आज का अखबार देखकर अचानक ही बम फटेगा। अचानक मैं सख्ते किसी कैफियत से चौंका। मैंने अपने आप को समझाया, बरखुदार रफ़ी, हैरान होने के लिए बहुत वक्त पड़ा है, बल्कि उम्र पड़ी है। बल्कि बेहतर तो यह है कि जब तुम जैसा आदमी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाए तभी आराम से बैठकर इकट्ठा ही हैरान हो ले। जब तक आज़ादी मुयस्सर है तब तक इस आज़ादी की हिफाजत के लिए जहन को मुस्तैद रखना चाहिए और सिर्फ एक समत में ज़्यादा तवज्जो रखनी चाहिए। गो कि तुमने अपने आप को गुमनाम, बेशनाख्त और हत्तुल इम्कान लाताल्लुक सा रखा है। इसके बावजूद तुम्हारे बहुत से खतरात के इम्कानात मौजूद हैं। एहतियात अच्छी चीज़ है। मैंने बेड से जकन लगाई और मशीन की तरह हरकत में आ गया। सबसे पहले मैंने अपनी रकम खुफिया ठिकाने से निकाल कर ब्रीफ केस में रखी, और वह तमाम छोटी मोटी चीज़ें भी जिनसे मेरी शनाख्त मुतय्यन करने में ज़रा सी भी मदद मिल सकती थी। एक सूट केस में मैंने चंद अच्छे कपड़े और ज़रूरत की कुछ दूसरी चीज़ें डाल ली। मेरी तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थी जब फ़ोन की घंटी बजने लगी। मैंने एक नज़र फ़ोन की तरफ देखा ज़रूर, मगर उसकी तरफ हाथ कतन नहीं बढ़ाया। घंटी मामूल से कुछ ज़्यादा पुरशोर अंदाज में बजती हुई महसूस हो रही थी, लेकिन बिलाकर खामोश हो गई। तैयारी मुकम्मल करके मैंने मुलाजिम को बुलाया और
कंगा करते हुए सरसरी से अंदाज में कहा, चचा मियाँ तुम बहुत दिन से गाँव जाने की छुट्टी मांग रहे थे, आज से तुम चाहो तो गैर मुआयना मुद्दत की छुट्टी पर गाँव जा सकते हो। मुझे जैसे ही दोबारा तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तार देकर या खत लिख कर तुम्हें बुला लूंगा। मैं एक जरूरी सफर पर जा रहा हूं, लेकिन अगर तुम छुट्टी की इस पेशकश से फायदा उठाना चाहते हो तो 10 मिनट के अंदर अंदर तैयार होकर यहां से रवाना हो जाओ। घर की फाजिल चाबी अपने पास रखना, मेरे पास अपनी चाबी मौजूद है। बताओ 10 मिनट में तैयार होना मंजूर है? चचा मियाँ चंद लम्हे तो हैरत से मेरी तरफ देखते रहे, जैसे उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ संजीदगी से कह रहा हूँ, या फिर शायद मेरी बात ही फौरी तौर पर उनकी समझ में नहीं आई थी। चंद लम्हे बाद उन्होंने चौंक कर अहमकाना से अंदाज में इस बात में सर हिला दिया और कदरे शर्मीले लहजे में बोले, वो जी तैयारी तो मैंने पहले ही की हुई है। मेरा इरादा था कि अगर आज भी आपने छुट्टी न दी तो आपके नाम एक रुक्का छोड़कर वैसे ही चुपके से खिसक जाऊंगा, ख्वाह बाद में आप मुझे नौकरी से ही निकाल दे। बहुत खूब, इस उम्र में भी माशाल्लाह काफ़ी तकरीबी जहन पाया है आपने। मैंने जूतों के तस्मे बांधते हुए कहा, बस जी ज़रा नवाजी है आपकी, वरना बंदा किस काबिल है। चचा मियाँ झुककर आदाब बजा लाए। चचा मियाँ ने भी खासी अच्छी हिस्से में ज़ाह पाई थी, उनसे बात करके अक्सर लुत्फ आता था। अचानक फ़ोन की घंटी एक बार फिर बज उठी। चचा मियाँ बड़ी मुस्तैदी से फ़ोन की तरफ बढ़े और जब मैंने अचानक टांग बढ़ाकर उनका रास्ता रोकने की कोशिश की तो वो मुंह के बल गिरते गिरते बचे। गुस्ताखी माफ़, वो हाथ झाड़ते हुए बोले, आप मेरे मामलात में कुछ ज़्यादा ही टांग अड़ाने लगे हैं। टेलीफोन तुम्हारा नहीं मेरा मामला है, मैंने तुसी की, और इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि अब जितनी देर तक भी तुम घर में मौजूद हो फ़ोन नहीं उठाओगे। अब जाकर फ़ौरन सामान उठाओ और लारी अड्डे की तरफ दौड़ लगा दो। मैं तो जा रहा हूँ। मैं सूटकेस और ब्रीफकेस उठाकर कमरे से निकल आया। फ़ोन की घंटी उस वक्त तक खामोश हो चुकी थी। मुझे यकीन था कि फ़ोन करने वाली सलमा थी, ज़्यादा इम्कान यही था अब वो फ़ोन नहीं करेगी, खुद आएगी और उसे मेरे घर तक पहुँचने में चंद ही मिनट लगते। गाड़ी में बैठकर मैं घर से निकल आया। मैं ज़्यादा दूर नहीं गया, गुलबर्ग ही में दरमियाने दर्जे का एक माकूल होटल मौजूद था। वहाँ पहुंचकर मैंने फर्जी नाम से एक कमरा लिया और आराम से जाकर कमरे में लेट गया। एक वेटर के हाथ मैंने तमाम अखबारात और कुछ रसायल मंगवा लिए। अखबारात को मैंने अच्छी तरह उलट पलट कर देखा। खबर सिर्फ 2 ही बड़े अखबारात में मौजूद थी। एक वही जो मैं घर पर देख चुका था, दूसरा अंग्रेजी का एक बड़ा अखबार था, उसमें कासिम खान की तस्वीर नहीं थी और खबर भी मुख्तसर थी। अखबारात और रसालों की वर्क गर्दानी में मैंने काफ़ी वक्त सर्फ किया, फिर इत्मीनान से नाश्ता किया। उसके बाद मैंने कासिम खान के घर का नंबर ऑपरेटर को दिया। नंबर फ़ौरन ही मिल गया और दूसरी तरफ से सलमा की बेतवाना आवाज़ सुनाई दी। वो जैसे फ़ोन की मुंतज़िर थी, किसी भी फ़ोन की। मैंने अपना नाम बताए बगैर धीमी आवाज़ में कहा, आपने अखबार देख लिया ना? उफ खुदा की पनाह, उसने मेरे सवाल का जवाब दिए बगैर इत्मीनान की सांस ली। तुम कहाँ थे भाई? मैं तुम्हें फ़ोन कर करके थक गई, फिर खुद गई, मगर तुम्हारे हाथ ताला पड़ा हुआ था। तुम पहले ही से कहीं गायब थे या फिर खबर पढ़कर गायब हुए हो, जो जी चाहे समझ लीजिए, मैंने हल्के से कहके के साथ मुबहम सा जवाब दिया। एहतियात तो बहरहाल इंसान पर लाजम है ना, हम जैसे इंसानों पर। अहमक हो तुम, उसने मुलायमत से कहा। तम उसके लहजे में इज़्तिराब की भी आमेज़श थी, यकायक ही उसके अंदाज में बेतकल्फ़ी आ गई थी। उस लहजे में उसने कभी मुझसे बात नहीं की थी। वो बात जारी रखती हुई बोली, फौरी तौर पर घर आकर मुझसे मिलो, तुमसे बहुत ज़रूरी बातें करनी हैं। हम वक्त ज़ाया करने के मुतहम्मल नहीं हो सकते। घर तो मैं नहीं आ सकता मैडम, मैंने कहा। एहतियात पसंदी का तकाजा यही है कि मैं आपके घर के पास भी न भटकूं। अरे भाई हैरत है, उसने मुस्तरबाना कहका लगाया। तुम तो कुछ ज़्यादा ही डर गए हो। तुम इस लाइन में अब कोई नए आदमी तो नहीं रहे। तमाम नशीबो फराज का तुम्हें पता है। तुम्हें यह भी मालूम है कि शहर में हमारा भी थोड़ा बहुत असर रसूख है। कासिम खान पकड़ा गया तो क्या हुआ? हम पर कोई ऐसी कयामत तो नहीं टूट पड़ी। तुम बेफिक्र होकर आओ, कम अज़ कम फिलहाल कोई खतरा नहीं। मुझे तो हैरत इस बात पर है कि यह खबर पहले मुझे मिलने के बजाय अखबार तक कैसे पहुंच गई। मुझे खुद इस बात पर हैरत है, मैंने कहा। आम हालात में तो कासिम खान लंदन या न्यूयॉर्क में क़याम के दौरान दूसरे तीसरे दिन यहाँ फ़ोन करता रहता था। क्या न्यूयॉर्क की पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के बाद किसी वकील की खिदमात हासिल करने या अपने घर वालों से फ़ोन पर राब्ता कायम करने की इजाज़त नहीं दी होगी? वो लोग तो बहुत मुहज़्ज़ब और दुनिया में इंसानी हकूक़ के बहुत बड़े दावेदार हैं। खैर, वो गहरी सांस लेकर बोली, तुम आ जाओ, तभी तफसील से बात करेंगे। मैं आपसे लान पर मिलना पसंद करूंगा, मैंने कहा। उसने एक बार फिर कहका लगाया, लेकिन इस बार उसकी हंसी में बेबसी की सी झलक भी थी। भाई हद कर दी तुमने तो। ये कहते हुए उसने शायद पेशानी पर हाथ भी मारा था। अब तो तुम मुझे एहतियात पसंदी के बजाय डरपोक लगने लगे हो। मैं जो कह रही हूँ कि फ़िलहाल ख़तरे वाली कोई बात नहीं है और ये फ़ोन पर भी इतना मोहतात होने और दबी दबी आवाज़ में गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं। मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम है कि ये फ़ोन टेप नहीं होता। ये महफूज नंबर है और आइंदा भी महफूज ही रहेगा। अलबत्ता हमारा जो इसी घर का दूसरा नंबर है, उसके बारे में आइंदा के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। फिलहाल तो वो भी महफूज है, लेकिन बास तो कभी कभी शुबे का इज़हार करते थे। मैंने झिझकते हुए कहा, बास को क्या मालूम, कासिम खान तो निरा चुगद
यकलख्त गोया उसे मोहतात होने का ख्याल आया और उसने जुमला अधूरा छोड़ दिया। लेकिन मैं उसके लहजे की तब्दीली पर हैरान हुए बगैर न रह सका। वो जैसे मेरी तवज्जो हटाने के लिए जल्दी से बोली, तो फिर आ रहे हो ना तुम? और हाँ, अगर तुम गैर जरूरी एहतियात पसंदी पर मुसर हो तो मैं तुम्हें लान पर ही मिलूंगी। वैसे तुम्हारी इतला के लिए अर्ज है कि गिरोह के बाकी सब लोग मुझसे मिलकर और नई हदायत लेकर जा भी चुके हैं। उसका अंदाज़े गुफ्तगू मुझे कुछ अजनबी अजनबी सा लग रहा था। बहरहाल मैंने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। चंद लम्हे मैं सूरत हाल पर गौर करता रहा और बिलाखिर होटल से निकल खड़ा हुआ। गाड़ी मैंने वहीं छोड़ दी। टैक्सी में मैं कासिम खान के घर की तरफ रवाना हुआ। चंद ही मिनट का फासला था। टैक्सी मैंने गली के मोड़ पर ही छोड़ दी और जेबों में हाथ डालकर यूं टहलता हुआ गली में दाखिल हुआ जैसे दर हकीकत मुझे उस गली से आगे कहीं जाना है। गली में कोई मशकूक सूरत नजर नहीं आ रही थी जिसके बारे में मैं सोच सकता कि शायद वो कासिम खान की कोठी की निगरानी कर रही है, बल्कि गली में सिरे से कोई था ही नहीं। अच्छी तरह मुतमईन होने के बाद मैं अचानक गेट की तरफ मुड़ गया। चौकीदार उस वक्त भी मौजूद था और मामूल से कुछ ज्यादा ही मुस्तैद नजर आ रहा था। मुझे देखते ही उसने गेट खोल दिया। सलमा वाकई लान पर मौजूद थी। उसके इर्द गिर्द 4-5 लान चेयर्स खाली पड़ी थी और सामने तपाई पर काफी पाट और चंद मग रखे थे। सलमा हमेशा की तरह हसीन, पुरवकार, खुश लिबास और पुरसकून नजर आ रही थी। उसने हल्का सा मेकअप भी किया हुआ था। मैं ये देखकर हैरान हुए बगैर न रह सका कि वो सिगरेट पी रही थी। गैर मुल्क की सिगरेटों का बड़ा सा पैकेट भी उसके सामने पड़ा था। गोया तब्दीली उसके तर्ज गुफ्तगू में ही नहीं आई थी, अलबत्ता अंदाजो अतवार में भी आई थी। मैं ये फैसला करने से कासिर था कि ये तब्दीली अचानक आई थी या मुझे इल्म ही अचानक हुआ था। मैं करीब पहुंचा तो उसने बड़े सरसरी से अंदाज में मेरी तरफ देखा और सामने बैठने का इशारा किया। कुछ पियोगे? उसने पूछा और तब मुझे एहसास हुआ कि उसकी आवाज़ में खुमार का बोझलपन था और उसकी आंखें भी कोई मखबूर सा फसाना सुना रही थी। मेरे जहन में जो ख्याल आया उसे मैंने फौरन झटक दिया। भला ये कैसे हो सकता था? कासिम खान की मौजूदगी में यहाँ जब मीटिंग्स होती थी तो ड्रिंक्स वगैरह सर्वे नहीं की जाती थी। कासिम खान ने मुझे बताया था कि सलमा घर में शराब वगैरह की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करती और आज खुद सलमा की आंखों से खुमार झलक रहा था। लहजे में बोझलपन था। ये भला कैसे मुमकिन था? मैंने नफी में सर हिलाया। तब वो गोया यकदम असल मौजू पर आते हुए बोली, तुम बिल्कुल गधे हो। इतना डरने और इस तरह एकदम रपोश हो जाने की क्या जरूरत थी? हमसे तुम्हारे ताल्लुक का कोई सबूत मौजूद नहीं है। जब तक कासिम खान खुद या मैं तुम्हारे बारे में जुबान न खोलूं तब तक तुम्हें कोई खतरा लाहक नहीं हो सकता और हमसे तुम्हें इस किस्म की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। हमारे जिस्मों का अगर कोई रेशा रेशा अलग कर दे तब भी हम अपने राज नहीं उगल सकते, अपनी जान निसारों को किसी मुसीबत में नहीं डाल सकते और यही तवक्को हम अपने जान निसारों से रखते हैं। उसने जब छूटते ही मुझे गधा कहा था तो उसके लहजे में बड़ा मान और अपनाइयत थी। उसके बावजूद जाने क्यों मुझे उसका लहजा अच्छा नहीं लगा। सलमा जैसी हसीन और पुरकशिश औरत अपनाइयत से अगर किसी को गालियां भी देती तो शायद उसे भली लगती, मगर मुझे पहली बार उसका लहजा चुभ रहा था। फिर जब उसने ये जिस्मों का रेशा रेशा अलग कर देने के बावजूद भी जान निसारों के बारे में जुबान न खोलने वाली बड़ हाँ की तो मुझे उसका लहजा और भी बुरा लगा। जान निसारों के बारे में उनका तर्ज अमल क्या था ये मैं अच्छी तरह देख चुका था, लेकिन मुझे हैरत ये थी कि आज सलमा जमा के सीगे में बात क्यों कर रही थी। वो कासिम खान की बात करते वक्त अपने आप को भी उसके साथ शामिल कर रही थी, जबकि आज तक सूरत ये रही थी कि वो कभी किसी मीटिंग में एक लफ्ज भी नहीं बोलती थी। तातलकी से एक तरफ बैठी रहती थी। वो बात जारी रखते हुए बोली, तुम्हारे अंदाजे से जाहिर होता है कि तुमने अखबार में खबर देखते ही यूं महसूस किया जैसे हमारे सरों पर आसमान गिर पड़ा है या जमीन फट पड़ी है। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि हमारे काम यूं नहीं होते। वो सब तो दुरुस्त है, मैंने पहलू बदलते हुए कहा, मगर मेरी एहतियात पसंदी में दरअसल ज्यादा दखल मेरी छठी हिस्स का है। मेरी छठी हिस्स मुझे किसी तूफान की आमद का पता दे रही है। मैं हवा में किसी बहुत बड़े खतरे की बू महसूस कर रहा हूँ, जैसे कोई बहुत बड़ी इमारत कथी गैर मुतवक्का तौर पर जमीन बोस होने वाली है। नॉनसेंस। वो सिगरेट की राख झाड़ती हुए हकारत से बोली, मुझे ये अफसानवी और फिल्मी किस्म के डायलॉग अच्छे नहीं लगते। तुम अच्छे भले प्रैक्टिकल आदमी हो, ये छठी हिस्स की बातें छोड़ दो। कासिम खान ने शायद आपको ये नहीं बताया कि हमारी लाइन में छठी हिस्स बहुत अहम चीज है। मैंने कहा, कासिम खान बेचारा खैर मुझे क्या बताएगा। उसने एक तवील कश लिया और धुआं मेरी समत में छोड़ते हुए मेरी आंखों में झांकने लगी। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद वो गोया दिल ही दिल में किसी फैसले पर पहुंचते हुए बोली, मेरा ख्याल है हमें खुलकर गुफ्तगू करनी चाहिए। तुम भी कुछ उलझन ज़्यादा नजर आ रहे हो और मैं भी बात करते हुए कुछ दुश्वारी महसूस कर रही हूँ। तुम शायद अब भी नहीं समझ सके होगे कि ये सारा कारोबार दर हकीकत मेरे ही दम कदम से चल रहा है। हमारे सारे सेटअप के पीछे मेरा ही जहन काम कर रहा है। मैंने ही कासिम खान को कासिम खान बनाया है, वरना वो क्या था, एक मामूली दर्जे का उचक्का जो कभी कभार थोड़ा बहुत माल अपने सूट केस वगैरह के खुफिया खानों में छुपाकर किसी मुल्क में ले जाता था, और वो भी उस वक्त जब दुनिया के खास एयरपोर्ट्स पर ममनुआ चीज़ों की निशानदेही करने वाली जदीद तरीन मशीनें नस्ब नहीं हुई थी। किस्मत ने जब हम दोनों को मिला दिया तो मैंने उसे आगे बढ़ना सिखाया और रफ्ता रफ्ता
वो उस मकाम पर पहुंच गया जहां चंद दिन पहले तक तुम उसे देख रहे थे। मैं दम बखुद सलमा की तरफ देख रहा था, वो औरत जो मेरे ख्याल में बहरा रवि की जिंदगी छोड़कर एक बदकुमाश का सहारा कबूल कर चुकी थी और अपने अहद पर कायम थी और पाकीज़गी की चादर ओढ़े बैठी थी। मैं उससे उसके मलकूती हुस्न के अलावा उसकी ज़ात में बुलंद व बाला चट्टानों जैसी मजबूती देख कर भी मुतासर होता था, मगर आज ये तसव्वुर पाश पाश हो गया था। वो यकलक थी, एक नए रूप में मेरे सामने आ गई थी। गैर मामूली औरत वो अब भी थी, मगर कुछ और तरह की। मैं अब भी अपने आप को उससे मरऊब महसूस कर रहा था, मगर किसी और अंदाज में। वो बात जारी रखते हुए बोली, मेरे नुक्ताए नज़र से कासम खान बिल्कुल ही चुगद आदमी है। जब तक वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ मेरी हदायत पर अमल करता रहा, कामयाब रहा, फलता फूलता रहा, रोज़ ब रोज़ तरक्की करता रहा। फिर न जाने क्यों उसे शौक चराया कि उसे अपने तौर पर भी फैसले करने और इंतजामात चलाने की सलाहियत अपने अंदर पैदा करनी चाहिए, और उसने इसलिए कोशिश शुरू कर दी। उसने पै दर पै गलतियां की, लेकिन मैं किसी न किसी तरह मामलात को संभालती रही। कहीं मेरी अकल काम आ गई, कहीं मेरे तजुर्बात, कहीं मेरे हुस्न का जादू चल गया, और कहीं मेरे मामलात साजी की बदौलत बला टल गई। कहीं रुपया काम आया और कहीं रुपये को इस्तेमाल करने का सलीका। गर्ज ये कि बात बिगड़ी नहीं, मगर बजाय उसके कि कासम खान अपनी गलतियों से सबक सीखता, उसका अहमकाना एतमाद बढ़ता चला गया। सेठ वाहिद से राहो रस्म पैदा करने से मैंने उसे मना किया था, मगर मालूम नहीं क्यों वो सेठ वाहिद का नाम सुनते ही रेशा खत्मी हो जाता था। उस बात के लिए मरा जा रहा था कि कभी उसका शुमार भी सेठ वाहिद के दोस्तों में हो। शायद सेठ वाहिद ही उसका आइडियल था। मैंने उसे बहुत समझाया कि बड़ी मछली ख्वाह कितनी ही हमदर्द नजर आए, लेकिन मिलाकर वो छोटी मछली को खा जाती है, या फिर वैसे ही बड़ी मछली के साथ किसी रगड़े में मारी जाती है। मगर उसने मेरी एक न मारी। पहले तुम्हें भेजा, फिर खुद उससे मिलने जुलने लगा। कुकीन की पिछली खेप लेकर वो गधों की तरह मुंह उठाकर खुद ही चल दिया, और उसने मुझे बताया तक नहीं। लेकिन जब कामयाब लौट आया तो मेरे सामने उसने खूब शेखी बिगाड़ी। उसका ख्याल था कि बाहर माल ले जाना तो बिल्कुल आसान है, क्योंकि वहाँ इंसान पर थोड़ा बहुत एतमाद किया जाता है। इंसान का अंग अंग टटोल कर और उसके सामान की सलाहियत तक उधेड़ कर नहीं देखी जाती। वैसे भी वो माजी में छोटी मोटी चीजें लेकर बहुत से ममालिक के एयरपोर्ट से बखैर आफियत गुजरता रहा था, और इसलिए उसका हौसला बढ़ा हुआ था। लेकिन शायद उसे अंदाजा नहीं था कि मंशियात के सिलसिले में बेशरत ममालिक की पुलिस और दीगर एजेंसियां कितनी सख्त हैं। इस बार भी उसने मुझे अपने प्रोग्राम की हवा तक नहीं लगने दी और बिलाखिर पकड़ा गया। वो जो कहते हैं ना कि 100 दिन चोर के 1 दिन शाह का, वो एक तवील सांस लेकर खामोश हो गई। चलिए, ये सब कुछ तो अब हो चुका, मैंने संभल कर कहा। सवाल यह है कि अब आप क्या करेंगी? सबसे पहले तो मैं ये कर रही हूँ कि जिस कदर जल्द मुमकिन हो सका मैं अमेरिका रवाना हो जाऊंगी। वो नई सिगरेट सुलगाते हुए बोली, वीजे और टिकट के लिए मैंने आदमी दौड़ा दिए हैं। आज शाम तक पता चल जाएगा। न्यूयॉर्क पहुंचकर मुझे कासम खान के लिए वकीलों वगैरह को बंदोबस्त करना होगा, और अगर कोई सिफारिश लड़ सकी, कोई असर रसूख काम आ सका, तो उसके लिए भी कोशिश करूंगी। गो कि उसकी उम्मीद नहीं है। हमारी तमाम तर कोशिशों के बावजूद बहरहाल कासम खान लंबे अरसे के लिए अंदर हो जाएगा। इस सिलसिले में हमें किसी खुशफहमी में गिरफ्तार नहीं रहना चाहिए। कासम खान के केस का फैसला हो जाने के बाद मैं वापस आकर काम खुद संभाल लूंगी। पसे पर्दा रहने की बजाय मैं तुम लोगों के सामने आ जाऊंगी। कुछ अरसा तुम लोगों को गैर फाल रहना होगा। जब मामला ठंडा पड़ जाएगा तो हम दोबारा अपने धंधे से लग जाएंगे। मैं मुआवजा चाहूंगा, शायद मैं आपके लिए काम न कर पाऊं। मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। क्या? उसने बुरी तरह चौंक कर मेरी तरफ देखा। उसके सर पर जैसे कोई बम फट पड़ा था। मैंने फैसला कुन लहजे में अपने अल्फाज दोहराए तो एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में सफाकी झलक आई। नहायत ठहरे ठहरे लहजे में बोली, तुम्हें मालूम है कि हम जैसे लोगों से कताए ताल्लुक करना कोई आसान काम नहीं। मुझे मालूम है अगर मुझे इसमें कोई दुश्वारी पेश आई तो मैं उसे बर्दाश्त कर लूंगा। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। किसी मसलहत के तहत उसने गोया यकलख्त पैंतरा बदलने की कोशिश की। उसकी आंखों से सफाकी की लहर यकायक मादूम हो गई और उसकी जगह दिलफरेब अनायतों का रंग छलक आया। बड़े शीरीं लहजे में वो बोली, मेरा ख्याल था कि कासम खान की बजाय तुम्हें बराह रास्त मेरे लिए काम करके ज्यादा खुशी होगी। आखिर क्यों तुमने ऐसा अचानक फैसला कर लिया? बात खुशी और दुख की नहीं है, मैंने धीमे लहजे में कहा। बात एतकाद और दिल की गवाही की है। माना कि अब तक सारा काम आप ही की हिकमत अमली से चल रहा था, और बिलाशुबा आप नहायत ही ज़हीन और बासलाहियत खातून हैं, जिसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि अब तक कोई आपके असल रूप से आगाह नहीं हो सका। और अब भी मैं यकीन से नहीं कह सकता कि आपकी शख्सियत के कितने रंग हैं। माना कि कासम खान की कामयाबियां आप ही की जहानत की रहीने मिन्नत रही होंगी, लेकिन मेरा ख्याल है इसमें कुछ न कुछ दखल तो उसके मुकद्दर का भी रहा होगा। मैं मुकद्दर का बहुत ही कायल हूँ मैडम। कि मुझे मैडम वगैरह जैसे भारी भरकम इल्काबात से मुखातब करने की कोई जरूरत नहीं। वो मेरी बात काटते हुए बोली, तुम सीधे साधे तरीके से मुझे सलमा कहकर बात कर सकते हो।
बेहतर। तो मैं ये कह रहा था सलमान कि मैं मुकद्दर का बहुत ही कायल हूँ। मैंने सिलसिला कलाम जोड़ा, कासिम खान आपकी नज़र में कितना ही अहमद सही, लेकिन मुमकिन है अब तक उसका मुकद्दर उसका साथ देता रहा हो। अब जबकि वो हमसे बहुत दूर है और शायद उसकी तकदीरें गर्दिश में आ चुकी हैं, तो जाने क्यों मुझे वहम हो रहा है कि अब बात नहीं बनेगी। मेरा दिल नहीं मान रहा अब ग्रोह में शामिल रहने को।